नमस्कार दोस्तों, मैं डाइट डॉक्टर आरपी यादव डायबिटीज और स्वास्थ्य के बाइबल के इस चौथे क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और इस क्लास में आज का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर आप समझ जाएंगे तो चाहे वो डायबिटीज हो या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से आप परेशान हो, इसको मैनेज करना, रिवर्स करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। आज के इस कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं समझ पाते हैं या आप अगर मिस कर देते हैं तो आपको आगे भी ये बात समझ में नहीं आएगी कि क्या रियल में डायबिटीज रिवर्स हो सकती है या जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से हम परेशान हैं उसको क्या हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को आपको समझने की जरूरत है। होम्योस्टेसिस मतलब आप इस तराजू के बैलेंस को आप देख सकते हैं। जब आप देखेंगे कि ये तराजू का बैलेंस दोनों साइड अगर सेम वेट है तो वो बैलेंस में है, लेकिन अगर किसी साइड में अगर हमने वेट ज़्यादा रख दिया तो वो एक साइड की तरफ झुक जाएगा, तो यानी कि उसका होम्योस्टेसिस, उसका बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है, मतलब होम्यो means similar and stasis means stable. Homeostasis means keeping the things constant. Homeostasis is a characteristic of system that regulate its internal environment and maintain a stable, relatively constant conditions of the property. Homeostasis is happening constantly in our body. The body maintain homeostasis of many factors. एग्जाम्पल, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज, वेरियस पीएच। अगर आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस है तो डायबिटीज को रिवर्स करना संभव है, किसी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बाहर आना आपके लिए संभव है। लेकिन आज इस होम्योस्टेसिस को आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि होम्योस्टेसिस होता क्या है, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है। इस होम्योस्टेसिस को हम सबसे पहले आपके बॉडी टेम्परेचर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। आपका बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर कोई भी टाइम कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर हम कहीं किसी गर्म जगहों पर चले गए, ज़्यादा गर्मी हो रही है, या कहीं हम ज़्यादा ठंडी जगहों पर चले गए, तो उस जगह पर, उस कंडीशन में हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन करती है। मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर एनी हाउ उतना ही रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, वो कम ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन उसको मैनेज करने के लिए बॉडी के अंदर प्रोसेस क्या होते हैं, इसे आपको समझना है। अथवा जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं उस कंडीशन में भी आप देखेंगे कि बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन होता है, गर्मी ज़्यादा बॉडी में आती है, हमें गर्मी का अनुभव होता है। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है, इसे सबसे पहले आप समझिए। हमारे बॉडी में जो सेंसर्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं इन टेम्परेचर को, और जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेटरी कंट्रोल सेंटर है ब्रेन के अंदर, उसको सिग्नल जाता है, उसको ये मतलब आभास होता है हमारे जो सेंसर्स के द्वारा, वहाँ पर सिग्नल जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका है। उस कंडीशन में द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ब्रेन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड एक्टिवेट द इफेक्टर्स स्वीट ग्लैंड्स। उस कंडीशन में हमारे बॉडी में जो स्वीट ग्लैंड होती हैं, ब्रेन इस तरह से सिग्नल देता है, उनको एक्टिवेट करता है, और स्वीट ग्लैंड प्रभावित होकर के स्वीट निकालना चालू करती है। मतलब आप देखते होंगे कि जब भी आपको गर्मी ज़्यादा होती है तो आपके बॉडी से पसीना निकलने लगता है, लेकिन वही ठंडी के सीजन में आपको पसीना नहीं होता है, क्योंकि अगर ठंडी यानी टेम्परेचर कम हो गया, उस कंडीशन में बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और उसके जो मतलब स्किन्स होते हैं, देखेंगे आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब सिकुड़न हो जाती है, कंस्ट्रिक्शन पैदा होता है, और वहाँ पर स्वीट मतलब यानी कि स्वीट ग्लैंड इस तरह से एक्टिव नहीं होती कि आपको पसीना निकले। लेकिन गर्मी के टाइम में, गर्मी के सीजन में, गर्मी के समय में ज़्यादा जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वहाँ पर स्वीट ग्लैंड एक्टिवेट होंगी, और वहाँ उस कंडीशन में हमारे शरीर से पसीना निकलने लगेगा, और जिससे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो। मतलब ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल मतलब तरीका है कि बॉडी उसको किसी भी तरह से उसको एडजस्ट करने की कोशिश करती है, मेंटेन करने की कोशिश करती है। यहाँ पर आपको हम इस इमेज के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, जब बॉडी टेम्परेचर फॉल होता है तो वहाँ पर ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सो दैट हीट इज कंजर्व। मतलब हमारे जो अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो हीट होती है वो
रोक ली जाती है, मतलब जो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन होता है। और स्वीट ग्लैंड डू नॉट सिक्रीट द फ्लूइड, स्वीट ग्लैंड्स यानी पसीने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं वो पसीना नहीं निकालती हैं, स्वीट नहीं निकालती हैं। और उसके साथ साथ में हमें सीवरिंग महसूस होती है, मतलब इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन होता है मसल्स का, और हमें ठंडी भी महसूस होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर हीट यानी गर्मी जो उष्मा है उसको रोका जाता है, टेम्परेचर को मैनेज किया जाता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। बढ़े हुए टेम्परेचर की कंडीशन में आप देखेंगे कि जब ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं उसकी वजह से हीट जो है बाहर निकलती है। स्वीट ग्लैंड सिक्रीट्स द फ्लूइड, मतलब स्वीट ग्लैंड जो है फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, मतलब पसीना आने लगता है और वो पसीना फिर बाहर के वातावरण में वाष्प बन करके निकल जाता है और जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है, हीट बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से हमारे बॉडी से हीट बाहर इन्वायरमेंट में चली जाती है और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी एनी हाउ किसी भी कंडीशन में सम विषम परिस्थितियों को एडजस्ट करने की कैपेसिटी रखती है। इसी कैपेसिटी को ही हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। और भी हम आगे दूसरे उदाहरण से यहाँ पर को समझाएंगे। दूसरा उदाहरण हम आपको ब्लड शुगर से लेकर के समझाने की कोशिश करेंगे कि आप समझिए कि आप आज के डेट में किसी भी प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हेल्दी पर्सन हैं, आपको डायबिटीज नहीं है और भी किसी प्रकार की तकलीफें आपको नहीं है। उस कंडीशन में आपके बॉडी में आपने कुछ भी खाया और उस कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अब यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि आप कहीं पार्टी वगैरह में गए और वहाँ पर 8-10 रसगुल्ले खा लिया आपने, तो उस रसगुल्ले के अंदर जो कुछ भी ग्लूकोज है वो ब्लड में जाने वाली है और ब्लड में जाने के बाद ब्लड में शुगर का लेवल अचानक से बढ़ जाता है। लेकिन जब ब्लड में शुगर का लेवल अचानक से बढ़ जाता है तो उस समय तो ऐसा है नहीं कि कल आप या उसी टाइम भागे भागे जाते हो, आप ब्लड टेस्ट करवाते हो कि मेरा शुगर बढ़ गया कि नहीं, या आपने एक दिन ज़्यादा गुलाब जामुन खा लिया तो आपको तुरंत उसी दिन डायबिटीज हो गई। ऐसा तो होता नहीं है। हमने ज़्यादा ग्लूकोज खाया, उस कंडीशन में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा। ब्लड शुगर का लेवल जैसे ही बढ़ता है, यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन का रिलीज करते हैं। मतलब ग्लूकोज जैसे ही बढ़ेगा ब्लड सेल्स में ब्रेन को सिग्नल जाएगा, इंसुलिन रिलीज होगा और इंसुलिन आएगा दौड़े दौड़े, और जो कुछ भी ग्लूकोज का इंटेक हमने किया है, चाहे 8 रसगुल्ला खाया चाहे 2 रसगुल्ला खाया, उसके अंदर की जो कुछ भी मौजूद शुगर है उसको हमारे इंसुलिन आकर के सेल्स में डाल देगी और सेल्स में डाल देने के बाद शुगर का लेवल नॉर्मल हो जाएगा और हमको कोई दिक्कत मतलब पता ही नहीं चलेगा कि हमको कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हुआ। मतलब बॉडी के अंदर ये जो मैकेनिज्म है ये हमेशा 365 दिन अपने तरीके से काम कर रहा है। मतलब बॉडी उसको मेंटेन कर रही है, कुछ भी अप्स डाउन हो रहा है उसको बॉडी मेंटेन कर रही है, हम कुछ नहीं करते हैं। हमने कभी ज़्यादा खाना खा लिया तो भी बॉडी एडजस्ट कर रही है और कम खाया तो भी एडजस्ट कर रही है। कम की बात करेंगे तो समझिए अभी हमने काफ़ी लंबे समय तक खाना नहीं खाया और उस कंडीशन में ब्लड शुगर का लेवल फॉल डाउन होने लगा, मतलब कम होने लगा। या आपने कभी देखा होगा कि किसी को अचानक से कोई ज़्यादा टाइम से भूखा रहता है या किसी वजह से उसको अचानक से चक्कर आता है और वो गिर पड़ता है। वो गिर पड़ता है तो उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, लेकिन बॉडी का सिस्टम इस तरह से है वो ऑटो रेगुलेट करता है और ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हुए हमारी बॉडी, जैसे ही शुगर का लेवल कम होता है हमारे ब्रेन के द्वारा सिग्नल दिया जाता है, लीवर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि तुम ग्लूकोज को रिलीज करो। मतलब हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर करके रखा जाता है तो उसको हमारी बॉडी के सेल्स उसको रिलीज करने लगते हैं। ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया हुआ ग्लूकोज रिलीज होता है और उस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज वापस सर्कुलेशन में भेज दिया जाता है और आप देखेंगे कि 2 से 3 सेकेंड के अंदर, 10-20 सेकेंड के अंदर या कुछ पर्टिकुलर पीरियड के अंदर वो बंदा ऑटोमेटिक उठ जाता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उसको संभालने नहीं भी जाते हो तो भी वो उठ जाता है। मतलब ग्लूकोज का लेवल अगर अचानक से कहीं फॉल डाउन भी हो गया तो वहां पर भी हमारी बॉडी उसे ऑटो रेगुलेट करती है। इसी को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। होम्योस्टेसिस को अब हम दूसरे तरीके से यहाँ पर समझाएंगे। होम्योस्टेसिस मतलब आप समझिए कि एक रबर है, रबर को आपने खींचा, एक लेवल तक रबर को खींचा और खींचने के बाद रबर को आपने छोड़ दिया तो रबर अपनी कंडीशन पर वापस मतलब पहुंच जाता है, यानी वो अपनी
उसकी होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाती है। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में कुछ भी अप डाउन्स होता है तो बॉडी उसे किसी भी हाल में मैनेज करने की कोशिश करती है, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करती है, जिसे हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। दूसरा उदाहरण आपको हम उस इमेज को जो दिखाया आपको तराजू वाला, उस तराजू को आप देखेंगे कि अगर आपने तराजू पे बैलेंस यानी वजन कुछ कम ज़्यादा रखा तो वो अप डाउन होगा, आपने हटा लिया वजन वो बैलेंस में हो जाएगा। लेकिन अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा डायबिटीज को समझने की ज़रूरत है, डायबिटीज को रिलेट करने की ज़रूरत है कि समझिए कि आपने उस तराजू पे 10 किलो का वजन कंटिन्यू रख दिया, मतलब एक बार रख दिया 10 किलो का वजन और वो सालों साल ऐसे 10 किलो का वजन एक साइड में झेल रहा है वो तराजू। तो आप देखेंगे कि आपने अगर 10 साल के बाद आप आएंगे और उस वजन को हटा देंगे तो शायद उस कंडीशन में वो तराजू ऊपर तो जाएगा लेकिन वो शायद टेढ़ा ही रहेगा, क्योंकि उसको एक आदत से हो गई, उसका जो बैलेंसिंग है वो पूरा जो उसका जो बैलेंस का वाला जो सिस्टम था वो कहीं ना कहीं डीअरेंज हो गया। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में क्या होता है, हम कभी भी कुछ कम ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या एक दिन में डायबिटीज़ थोड़ी हमें हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम अप डाउन बॉडी में चलते रहता है, हम ओवरलोड बॉडी को देते रहते हैं, हम कभी भी कुछ भी खाया करते हैं और उस कंडीशन में बॉडी के अंदर जो वर्कलोड है वो बढ़ जाता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। अब दूसरी बात तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि होम्योस्टेसिस का मतलब हो गया कि एडॉप्टेबिलिटी, बॉडी की एडॉप्टेबिलिटी आपकी अच्छे से है, अच्छे से एडॉप्ट कर रही है कोई भी चीज़ों को, यानी आपको होम्योस्टेसिस अच्छे से मेंटेन हो रहा है। कोई कोई लोगों को आप देखेंगे कि वो कुछ भी खा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, उनका वजन बढ़ते जा रहा है, मतलब बॉडी उसको एडॉप्ट करते जा रही है। बॉडी के अंदर जो उसकी इलास्टिसिटी है, एक तरह से समझिए मैंने आपने रबर को खींच रहे हो तो आपके उस रबर की एक इलास्टिसिटी एक लिमिट तक वो खींचेगा खींचेगा खींचेगा, उसके बाद वो ब्रेक होगा। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो एडॉप्टेबिलिटी है, बॉडी एडाप्ट कर रही है, हम जो कुछ भी खा रहे हैं वजन बढ़ते जा रहा है, सेल्स में डिपॉजिट होते जा रहा है, हम डायबिटिक नहीं हो रहे हैं, ब्लड शुगर मेंटेन हो रहा है, क्योंकि वहाँ इंसुलिन महाराज काम कर रहे हैं। वो इंसुलिन आ रहा है और वो ग्लूकोज को सेल्स में डाल दे रहा है, जो कुछ भी हम खा रहे हैं वो डिपॉजिट होते जा रहा है और बॉडी के अंदर जो एडिपोज सेल्स हैं, एडिपोज टिश्यू हैं, वो एडॉप्ट कर रहे हैं उसको, वो फूकते चले जा रहे हैं, वो फैलते चले जा रहे हैं, वो फैलाव उनके अंदर होते जा रहा है। लेकिन जब ये कंडीशन काफ़ी सालों तक चलते रहती है हमारे बॉडी में तो एक समय आता है कि हमारी जो एडॉप्ट करने की कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है, एडॉप्टेबिलिटी जो है ब्रेक हो जाती है, यानी होम्योस्टेसिस भी ब्रेक हो जाता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं हो पाता है और उस कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर के सेल्स अब वो इग्नोर करने लगते हैं, मुझे ग्लूकोज अब नहीं ले पाऊंगा, हमारे पास अब कहीं जगह है बचा हुआ नहीं है। उसके पहले जो कुछ भी आपके बॉडी में जो पार्किंग एरिया था वो सब धीरे धीरे फुल हो गया। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है, कोई कोई लोग बोलते हैं कि वो पतला आदमी है उसको भी डायबिटीज हो गया, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा यहाँ समझने की जरूरत होगी कि उसकी एडॉप्टेबिलिटी बहुत कम है, उसके जो सेल्स हैं वो यानी उसके बॉडी के अंदर जो पार्किंग एरिया है वो इतनी लिमिटेड है कि वो थोड़ा ही 4 किलो वजन बढ़ गया, 10 किलो वजन बढ़ गया, उसको डायबिटीज हो जाएगी। और कोई कोई को 50 किलो वजन बढ़ते चले जा रहा है, 120 किलो के हो गए, डायबिटीज नहीं होती है। मतलब उनके बॉडी की एडॉप्टेबिलिटी अच्छी है या बोल सकते हैं आप, लेकिन बॉडी एडॉप्ट करते जा रही है, उनके बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज सेल्स हैं, यानी वो गुब्बारे के जैसे फैलते चले जा रहे हैं और बॉडी का वजन बढ़ते जा रहा है, वो डायबिटिक नहीं हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक जाने के बाद फिर बॉडी रेजिस्ट करती है, मतलब रेजिस्टेंस दिखाती है, रिएक्ट करती है कि अब मेरे बस का नहीं है। तब उस कंडीशन में होम्योस्टेसिस हमारा फेल हो जाता है और होम्योस्टेसिस फेल होने का मतलब ही हो गया कि आपको बीमारी हो गई, यानी टॉलरेंस लिमिट खत्म हो जाना। अब दूसरे शब्दों में इसको समझिए कि टॉलरेंस लिमिट खत्म हो जाना, मतलब बॉडी की जो टॉलरेंस लिमिट थी वो खत्म हो गई, वो कम हो गई और उसके बाद फिर वो डिजीज यानी सिम्टम्स देना चालू कर देती है, बॉडी की एडॉप्टेबिलिटी खत्म हो गई। और इसीलिए हम बोलते रहते हैं ना कि डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल क्यों है। आपकी बॉडी में एडॉप्टेबिलिटी है, आपकी बॉडी होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सकती है,
लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उस होम्योस्टेसिस को, उस एडॉप्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको उस तरह का वातावरण देना पड़ेगा, जो वातावरण से बॉडी परेशान हो चुकी है, डिसबैलेंस में हो चुकी है, एडॉप्टेबिलिटी बॉडी की खत्म हो चुकी है, होम्योस्टेसिस गड़बड़ हो चुका है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें उस तरह का वातावरण देना पड़ेगा। और वो वातावरण कैसे देंगे, ये सब बातों को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और इसीलिए हम बोलते हैं कि हर एक बातों को समझने के लिए, जैसे अभी मेडिसिन आप लेते हो, आप मेडिसिन लेते हो, उस मेडिसिन लेने के बाद भी आप क्या करते हो कि होम्योस्टेसिस को और ज़्यादा गड़बड़ करते हो। आपने अभी समझोगे हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, हमने ग्लूकोज को कम करने के लिए गोलियां ली, गोली लेने के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस को हमने और बढ़ाया, बॉडी की जो एडॉप्टेबिलिटी है उसको और गड़बड़ करते जा रहे हैं, होम्योस्टेसिस को हम वहाँ पर और डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं। मतलब हमें तो मेंटेन करना चाहिए, लेकिन हम गोलियों के साथ में और गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि गोलियों से आपका भला नहीं होने वाला है, गोलियां आपके सिस्टम को और गड़बड़ कर रही हैं। इसलिए आपको सीखने की जरूरत है। आप गोलियों में क्या होता है ना कि आपको कुछ सीखने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर गोली दे देता है, आपको थोड़ा आराम मिलता है, आपको अच्छा लगता है, आप मजा करते हैं। लेकिन बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। बीमारियां तो एक की जगह दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, सब आते रहती हैं। और बाद में उस बीमारियों के चक्कर में, बीमारियों के जाल में आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को भी खत्म कर लेते हो। तो हम ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं करने वाले हैं कि एक लाइन में कुछ बता दिए, कोई ऐसा मंत्र दे दिए और आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। डायबिटीज को ठीक करने के लिए आपको पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा, बॉडी के सिस्टम को समझना पड़ेगा, किस तरह का मैनेजमेंट हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ये सब चीज़ों को समझ करके जब आप खुद उस नॉलेज को लेंगे, नॉलेज लेने के बाद आप डिसिप्लिन में रहने लगेंगे। आपका जो पेशेंस है, जो आपको धैर्य रखने की जो क्षमता है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बीमारियां आपने एक दिन में नहीं बनाया है, बीमारियां आप कई साल में इकट्ठा किए हैं। लेकिन उसको ठीक करने की जब बात आती है तो आप सोचते हैं 2 मिनट में कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपका परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। ये सब चीज़ों को करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। और उसके साथ साथ में आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। तब जाकर के आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस होंगे, सुधार होंगे और बॉडी फिर उसको एडॉप्ट कर लेगी। ये जो होम्योस्टेसिस है ना, ये होम्योस्टेसिस एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। मतलब कुछ भी अप्स डाउन होगा तो बॉडी उसको एडजस्ट कर लेगी। होम्योस्टेसिस है उस तभी हम जिंदा हैं। अगर होम्योस्टेसिस नहीं है तो हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारे बॉडी में अगर होम्योस्टेसिस जिस दिन नहीं काम करेगा उस दिन हम जिंदा नहीं रह सकते। तो यही होम्योस्टेसिस को ही तो हमें मेंटेन करना है। हमारे बॉडी में जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है, उस सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को इस तरह का वातावरण देंगे हम। खाने पीने की जो बातें हम करते हैं, कौन से फूड जाएंगे, कौन से फूड का रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा, टाइम बाउंड रहना पड़ेगा हमें। ये सब चीज़ों का जब हम ध्यान देंगे, उस तरह का एटमॉस्फेयर पैदा होगा तो हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग करना चालू करेगी। और जो ये सेल्फ हीलिंग का जो प्रोसेस भी होगा ना, तो ये सेल्फ हीलिंग के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। और सेल्फ डिसिप्लिन ये आपसे जुड़ा हुआ है। जब आप बातों को समझेंगे, सीखेंगे, तब आप सेल्फ डिसिप्लिन में आने की कोशिश करेंगे। तो ये जो डायबिटीज रिवर्सल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है, यानी आपके सेल्फ डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है। और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आपको हर एक बातों को समझना पड़ेगा, तभी आप सेल्फ डिसिप्लिन में रह पाओगे। और होम्योस्टेसिस कैसे काम करता है और कैसे गड़बड़ होता है, उसको हम यहाँ पर एक और दूसरे उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे बॉडी के अंदर एक सेट पॉइंट हो जाता है। समझ लीजिए कि आप कभी देखते होंगे कोई ऐसा बंदा मिलता है, कोई ऐसे लोग मिलते हैं, वो बहुत शुरू से ही वो कम नमक यूज करते हैं। और अगर आपने उनको, आप ज़्यादा नमक यूज कर रहे हो, तो आप जो अपने घर की बनी हुई दाल उनको खाने को दिया, तो आपके हिसाब से वो दाल का टेस्ट बढ़िया है, दाल में नमक की मात्रा बराबर है, लेकिन उनको वो ज़्यादा दिखेगा। दूसरे कंडीशन में जब आप ज़्यादा नमक का प्रयोग करते हो और आप कभी ऐसी जगह पहुंच गए कि वहां पर वो बंदा कम नमक यूज करता है और वो दाल आपको दिया खाने को, वो अपनी भाजी खाने को दिया, तो आपको उस भाजी में टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो सेट पॉइंट है वो ज़्यादा हो चुका है। मतलब आपको ज़्यादा नमक की ज़रूरत है। बट ऐसा नहीं है,
उनकी बॉडी को जो शुरू से कम नमक की आदत लगी है, तो मतलब उनके बॉडी में जो एक सेट पॉइंट है उसका, समझिए थोड़ा सा बात को, तो वो सेट पॉइंट उसी लेवल को मैनेज करता है। ठीक उसी तरह से आप दूसरी बात को समझिए कि मान लीजिए कि आप रोज 4 गुलाब जामुन खा रहे हो। अब जब रोज 4 गुलाब जामुन खा रहे हो, रोज जलेबी खा रहे हो, रोज मीठी चीजें ज्यादा खा रहे हो, साथ में जो रोज का आपका डाइट है खाना वो तो खा ही रहे हो, तो क्या होता है कि बॉडी में जो ग्लूकोज रोज जा रहा होता है, बॉडी में एक हायर लेवल तक रोज ग्लूकोज का लेवल जा रहा होता है। तो धीरे धीरे बॉडी उस हायर लेवल को एडजस्ट कर, उसी पे उसको मतलब बॉडी को एक मतलब इस तरह की फीलिंग होती है कि नहीं इतना भी मेरे लिए ठीक है और इतना ही सही रहे, इतना रहना चाहिए। तो मतलब वो सेट पॉइंट भी आपका बढ़ने लगता है, और इस तरह से सेट पॉइंट को जब हम बढ़ाते जाते हैं तो ये सेट पॉइंट धीरे धीरे एक लिमिट तक बॉडी एडजस्ट करती है। उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद, बियॉन्ड द लिमिट होने के बाद, वो सेट पॉइंट भी मतलब गड़बड़ हो जाता है। और तब वहीं पर बात आती है डायबिटीज रिवर्स करने की, जब और हम वहां पर बोलते हैं कि आपको ये नहीं खाना है या ये कम करना है, तो उस बंदे को काफी क्रेविंग होती है उस सब चीजों को खाने की, क्योंकि उसका सेट पॉइंट जो है ना वो पहले से बढ़ा हुआ है, और उस सेट पॉइंट जब बढ़ा हुआ है तो वो हमेशा उस चीज को बॉडी मतलब डिमांड करेगी और हमें क्रेविंग होगी उसको खाने की, उसको लेने की। लेकिन अगर उसको आप कुछ दिन मेंटेन कर लेते हो, कुछ दिन एडजस्ट करके चलते हो, तो धीरे धीरे, जैसा कि हमने ये पूरा सीरीज को ही 72 डेज का सीरीज बनाया हुआ है, जिसमें 21 डेज की बात किया है। 21 डेज में आपको एक एक बेसिक जानकारियां देंगे हम, फिर हम एडवांस की तरफ चलेंगे, और बचे हुए 30 दिन में फिर हम उस तरीके से और कुछ चीज़ों को रिलेट करके क्वेश्चन आंसर और एक्सपीरियंस वगैरह ये सब उसमें ऐड करते हुए आपको 72 डेज की इस जर्नी के साथ में हम आपके साथ बने रहेंगे। तो आप धीरे धीरे देखेंगे ना कि आपके बॉडी में फिर चेंजेस आने लगेंगे, आपका सेट पॉइंट चेंज होगा, लेकिन उसको थोड़ा दिन आपको पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। जब आप पेशेंस के साथ काम करेंगे, पेशेंस के साथ डाइट फॉलो करेंगे, पेशेंस के साथ मतलब धैर्य रखते हुए आप हर एक बातों को आगे चलेंगे, तो 21 दिन से लेकर के 42 दिन के बाद आपके बॉडी का सेट पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। यानी जिसको हम आदत बोलते हैं, मतलब आपकी बॉडी की आदत भी खत्म हो जाएगी, उसको फिर उस कम लेवल पे मजा आने लगेगा। पहले जो हायर लेवल पे मजा आ रहा था बॉडी को, वो जो सेट पॉइंट ज्यादा हो चुका था, यानी आप ऐसे भी समझ लीजिए कि जो ज्यादा नमक खा रहा था आदमी, अगर उसको 10-20 दिन 1 महीना कम नमक कंटिन्यू देना चालू कर दो, तब उसको उसके बॉडी को वो आदत पड़ जाती है, उसका सेट पॉइंट उस पर सेट हो जाता है। और वही आदमी 2 महीने के बाद फिर ज्यादा नमक अगर आपने दे दिया तो बोलेगा एक तो नमक दाल में ज्यादा हो गया, मतलब उसका सेट पॉइंट एडजस्ट हो गया, कम पे आ गया। और इससे हम बॉडी की एडॉप्टिबिलिटी बोलते हैं। तो अगर हमारे बॉडी में एडॉप्टिबिलिटी है तो हम जिंदा हैं। आगे भी हम एडॉप्टिबिलिटी को अगर अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, एडॉप्टिबिलिटी को उस तरह का इन्वायरमेंट देते हैं, सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को और हम एक्टिवेट करते हैं, सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में हम बॉडी का हेल्प मतलब बॉडी को हेल्प करते हैं, उस तरह का सहयोग देते हैं। और वो सहयोग क्या होगा? हमारा रहन सहन और खान पान। सिंपल शब्दों में बोले तो यानी खान पान में हमारी जो डाइट है और रहन सहन की बात हो गई, हम किस तरह से रह रहे हैं, कितनी सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, हमें कुछ वहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह की जरूरत पड़ेगी, साथ साथ में नेचर के साथ कुछ चलने की जरूरत पड़ेगी, नेचर को रिलेट करके चलने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरह से हम आपको एक एक वीडियो में कुछ न कुछ एक एक नई बातों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, जिससे आपको सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और उसमें अगर कोई क्वेरी आपके सामने मतलब कुछ सवाल इस तरह के पैदा होते हैं, हमारे समझाने में भी अगर आपको कोई मतलब ऐसा लगता है कि बंदे ने अच्छे से नहीं समझाया, कुछ कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, तो आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं। हम अगली बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारी ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो, अगर जम रही हो, तो आगे के क्लास के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और कुछ ऐसे भी ज़रूरतमंद लोग हों जिनको इस वीडियो की नीड हो, ज़रूरत हो, आपको ऐसा लगे कि हम इसका दूसरे लोगों को फ़ायदा देने के लिए हमको इसको देना चाहिए, उनको शेयर करना चाहिए, तो उनको शेयर भी कीजिए। और साथ साथ में लाइक और कमेंट भी हमें दीजिए, ताकि हमारा प्रोत्साहन बने रहे।
धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।